नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती जैसे शुरू हो चुकी है, इसीलिए बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और बंगाल से लेकर मणिपुर तक सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। लेकिन जैसा हम बार बार कहते हैं कि तमाम निगाहें लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उठापटक पर, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि यहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और ये प्रदेश ही ये फैसला करेगा कि बीजेपी अपनी उसी पुरानी धमक के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी या फिर विपक्ष एक मुश्किल चुनौती पेश करेगा। और मुश्किल चुनौती विपक्ष पेश करेगा विपक्षी एकता के जरिए, जिसकी बात पिछले कई महीनों से चल रही है। और इसलिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की दूसरी बैठक पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं। इस बैठक में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि पहली बैठक के बाद जो एक लचीला रुख राहुल गांधी ने दिखाया था, और उसके बाद से क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, इन्हें लेकर जो अलग अलग कयास बाजियां चल रही हैं, क्या 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में होने वाली बैठक में उसमें कोई बर्फ पिघलेगी, कोई फॉर्मूला निकलेगा, कोई गठबंधन विपक्ष का शक्ल लेगा, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ आखिर क्या तस्वीर उभरती है विपक्षी ताकत की, क्या वो कोई तस्वीर हमारे सामने आ पाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनकी वजह से ये 17 और 18 तारीख की बैठक काफी अहम हो जाती है। और इन सवालों के जवाब हम ढूंढने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक यूसुफ अंसारी साहब। इसके अलावा प्रशांत हमारे साथ हैं लखनऊ से। प्रशांत इंडिया टुडे मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और कुमार अभिषेक जो कि हमारे एडिटर ब्यूरो चीफ हैं लखनऊ से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अपने मेहमानों के पास आऊं सवाल लेकर, उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि कल मुंबई में अखिलेश यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला बीजेपी को देश भर में हराने का फॉर्मूला था, और उस फॉर्मूले का जो सूत्र है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी कहीं भी जीत करके आ जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में 40 सीटें कम हो गई तो भारतीय जनता पार्टी उन 40 सीटों की भरपाई नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि देश की जनता उनके खिलाफ है, इसीलिए जानबूझ करके उन्होंने महाराष्ट्र में भी ये राजनीतिक घटनाक्रम किया है। अखिलेश यादव मुंबई में, अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिले और दो अहम बातें उन्होंने कही। एक तो जो आपने सुनी कि अखिलेश यादव का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 40 सीट पर रोक दिया जाता है तो फिर वो देश भर में चाहे जितनी भी सीटें ले ले उनके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या फिर कहें कि सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसे हराया जा सकता है इस फॉर्मूले से, यानी यूपी में 40 से नीचे रोक दिया जाए। और दूसरी बात, अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा तो अखिलेश यादव ने परिपक्वता से जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं और वक्त आने पर उनका फैसला हो जाएगा। यानी इस सवाल पर जिसमें जवाब देते समय कई बार विवादित बयान भी आ जाते हैं नेताओं के, यहां भी उन्होंने एक संभला हुआ जवाब दिया। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं कुमार अभिषेक के पास आता हूं, क्योंकि अखिलेश खेमे की भीतरी जानकारियां कुमार अभिषेक के पास है। तो कुमार, क्या इस 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली बैठक में कोई फॉर्मूला निकलेगा? क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए नीरज, दर्शकों के लिए बता दूं कि अभी अखिलेश यादव का जो जाना है वो तय। मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये अगर आप देखें तो जयंत हैं, उनका भी जाना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके करीबी लोगों ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो जा रहे हैं। अ, पिछली मीटिंग जो पटना में हुई थी उसमें ये चर्चा हुई थी कि अगली जो मीटिंग होगी जो शिमला में रखी गई थी उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ तय हो जाएगा कि किस तरह की सीट शेयरिंग हो जाएगी, कितने कितने सीटों पर कौन लड़ सकता है। तो एक मोटे तौर पर एक खाका खींच जाएगा, ऐसी ऐसी बात कही गई थी। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं या जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे फिलहाल उस मीटिंग के बाद और इस मीटिंग के बीच में ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया है। ना ही कोई ऐसी मीटिंग्स हुई है, ना ही कोई ऐसी बड़ी मुलाकातें हुई हैं जिसमें पहली मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग में कोई ऐसी बात बन जाए कि कौन कौन
किस स्टेट में कितनी सीटें लड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थितियां अभी होने वाली हैं। अखिलेश यादव जा रहे हैं, ये तय है। और ये भी तय है कि जयंत चौधरी भी जा रहे हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के जिस बयान की आपने चर्चा की, तो आप याद करिए कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से जब पूछा गया था तो उन्होंने बड़े ही मतलब मजाकिया लहजे की बात नहीं कह रहा, कई बार उन्होंने दोहराया कि हम 80 में 80 जीतेंगे। लेकिन कल उन्होंने, अगर सीरियस नोट पर बात करें, तो उन्होंने कहा कि अगर 40 के नीचे हम रोक देते हैं तो फिर इनके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि उनकी कोशिश है कि वो 40 के नीचे रोक दें, विपक्ष कोशिश करके उन्हें 40 के नीचे रोकने की कोशिश करेगा। यानी कि उनका मानना है कि अगर हम 40 तक रोक देंगे तो सरकार नहीं बनेगी। यानी ये मान करके चल रहे हैं कि 40 तो बहुत रोकेंगे तो 40 आएगी, और अगर कहीं नहीं रुका तो कहां जा करके रुकेगी। उनके बयान से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस मीटिंग में क्या होगा, तो न तो इस मीटिंग का कोई एजेंडा मुझे लगता है कि अभी ऐसा कुछ तय हुआ है, ना ही समाज। जब आप उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो आप पिछली मीटिंग में याद करें, जब अखिलेश यादव उस मीटिंग में थे तो बिल्कुल एक शांत दर्शक की तरह थे। उन्होंने बहुत ज्यादा उस मीटिंग में अपनी तरफ से कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं कहा था। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको याद हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने मुश्किल से चंद लाइनें बोली थी और कुछ सेकंड्स में उन्होंने अपनी बात पूरी की थी। तो इस मीटिंग में कोई बहुत बड़ा कोई प्लान, कोई फॉर्मूला लेकर के विपक्षी पार्टियां पहुंच रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में क्या शक्ल होगी अभी पूरे गठबंधन की, ये अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जयंत चौधरी जा रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी को लेकर के कई तरह के कयास अभी इस वक्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन कयासों से परे माना यह जा रहा है कि जयंत जा रहे हैं। जयंत भी इसलिए जा रहे हैं कि जयंत को अगर आप देखें तो जयंत कांग्रेस से ज्यादा करीब है। पिछली बार नीतीश कुमार ने बुलाया था, बेशक उन्होंने कहा कि उनके परिवार के वो में व्यस्त हैं, उनके कार्यक्रमों में से नहीं आ पाए, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बुलाया है तो वो जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि फॉर्मूला अभी किसी के पास नहीं है, खास करके उत्तर प्रदेश की पार्टियों में किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन क्या किसके साथ गठबंधन में जाएगा। अभी ये भी तय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बनेगा उसका स्वरूप क्या होगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जब इस बैठक को लीड करेगी तो देखना यह होगा कि आखिर कांग्रेस कौन से प्रपोजल के साथ आती है। अखिलेश यादव जा रहे हैं, लेकिन उस उत्साह के साथ इस मीटिंग में क्या वो होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस इसको चेयर कर रही है। जिस उत्साह के साथ अगर केसीआर करते, अगर ममता बनर्जी करती और तब अखिलेश यादव जाते, या कोई दूसरा नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टी अगर कोई लीड करती, तो अखिलेश यादव का उत्साह अलग हो सकता है। क्योंकि आज भी अखिलेश यादव का जो स्टैंड है, जिस तरीके से इस मीटिंग के बाद वो केसीआर से जाकर के हैदराबाद में मिले हैं, जिस तरीके से वो मुंबई चले गए हैं, हालांकि मुलाकात उन्होंने किसी से नहीं की, लेकिन मेरा मानना अभी है कि ये मीटिंग हो तो रही है, ये एक स्टेप और बढ़ा जाएगा कि हो सकता है कि विपक्षी गठबंधन की तरफ एक स्टेप आगे हो, लेकिन मुझे कोई बहुत ठोस फॉर्मूला फिलहाल इस मीटिंग का नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि 40 सीटों पर रोकने की बात अखिलेश यादव अगर कर रहे हैं तो बिना किसी गठबंधन को स्वरूप दिए कैसे मुमकिन होगा। पिछले 4 चुनावों पर अगर हम निगाह डालते हैं तो बीजेपी ने बम्पर प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अखिलेश यादव का ये बयान हवाई लगता है आपको, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी चीजें स्वरूप ले रही हैं, शक्ल अख्तियार कर रही हैं और आने वाले दिनों में एक ऐसा गठबंधन तैयार कर लेंगे अखिलेश यादव जो कि बीजेपी को वाकई 40 सीटों पर रोकने की बात कहता हुआ अजीब नहीं लगेगा। देखिए नीरज भाई, अखिलेश यादव ने बात तो सही कही है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 40 से कम सीटों पर रोक दिया जाए तो केंद्र में मोदी सरकार का तीसरी बार लौटना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये दावा हास्यास्पद इसलिए लगता है कि अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं जो पिछले 4 चुनाव में अपने आप को कहीं कोई साबित नहीं कर पाए हैं। उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हर एक्सपेरिमेंट, जो पॉसिबल एक्सपेरिमेंट है, वो हर चुनाव में आजमाए जा चुके हैं। 2017 विधानसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया और उन्होंने एक महागठबंधन बनाया जिसमें आरएलडी था, जिसमें सुभाषपा थी। अब सुभाषपा नहीं है, आरएलडी के भी आपको मालूम ही होगा कि जो चर्चा चल रही है वो जैन बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, उस तरह की चर्चा चल रही है। तो अगर बीजेपी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, इन तीनों का गठबंधन बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया था, तो अब उनके पास ऐसे फॉर्मूला है क्या।
कांग्रेस को वो ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में देना नहीं चाहते हैं, और अकेले दम पर क्या वो 40 सीटों में बीजेपी को रोक पाएंगे, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। ऐसा कारनामा तो मुलायम सिंह भी बीजेपी को, जब बीजेपी को मुलायम सिंह यादव ने किश्तों में हराया, मतलब एक के बाद एक चुनाव में अपनी रणनीति से हराया था, तो वो कद तो अखिलेश यादव अभी नहीं पा पाए हैं, मुलायम सिंह वाला। और जहां तक उनके 5 साल मुख्यमंत्री और 5 साल विपक्ष के नेता के तौर पर अगर देखे जाए, तो वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है कि जितना बड़ा वो दावा कर रहे हैं उस दावे पर का वो 50% भी पूरा कर पाएंगे। मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। पिछली बार भी कांग्रेस को एडजस्ट नहीं किया गया था। और दूसरी बात ये होती है नीरज भाई कि हर पार्टी की अपनी कैलकुलेशंस है। इस बार कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छा करेगी, बावजूद इसके कि विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को लगता है कि इस बार वो 5 से 10 सीटों पर मजबूत रहेगी, और हो सकता है 5 से 10 सीटों के बीच में वो जीत भी जाए, ऐसा कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है। 2009 में जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10-12 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी, उस वक्त कांग्रेस के प्रभारी दिग्विजय सिंह थे, जो डंके की चोट पे दावा कर रहे थे, भाई 21-22 सीटें तो हम वैसे ही जीत रहे हैं, तो हम गठबंधन करके करेंगे क्या इनके साथ। और कई मुलाकात और कई बैठकों के बाद वो गठबंधन नहीं हो पाया था, और दिग्विजय सिंह की वो भविष्यवाणी सही साबित हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और बाद में एक सीट उन्होंने बाई इलेक्शन में जीती थी। तो 2009 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। तो ये राजनीति है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा आकलन दूसरा है 2024 को लेकर के। ये जरूरी नहीं कि हर बार सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकल कर जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश से सत्ता का रास्ता निकल कर नहीं गया है, और केंद्र में सरकारें बनी हैं, और बनी भी हैं और चली भी हैं। याद कीजिए 2004 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, लेकिन केंद्र में उसकी सरकार बनी थी। 2009 में जरूर 22 सीटें मिली थी। उससे पहले जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, तो तब भी जनता दल की उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीटें उस तरह से नहीं थी। तो हर चुनाव एक अलग होता है, क्रिकेट के गेम की तरह के। ठीक है, पुराने आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन क्रिकेट का हर मैच अलग होता है, और डिपेंड करता है कि कौन खिलाड़ी है और खिलाड़ियों का क्रम क्या है। उसी तरह से हर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, वो मुद्दों पर डिपेंड करता है और कौन खिलाड़ी है। और दूसरी बात है, हमारे देश में चूंकि अब गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो गठबंधन में जो फोर्सेस का अलाइनमेंट है वो किसके साथ हो रहा है, कहाँ किसके खिलाफ हो रहा है, इन सब चीजों पे बहुत सारी चीजें निर्भर होती हैं। तो मेरे ख्याल में अखिलेश यादव का तर्क सही है कि अगर 40 सीटों से कम पर बीजेपी को रोक दिया जाए तो बीजेपी केंद्र में तीसरी बार सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन कैसे किया जाएगा, इसको लेकर के वो तस्वीर साफ करे तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। प्रशांत, आते हैं जयंत चौधरी। हालांकि जयंत चौधरी ने 23 जून की बैठक के लिए साफ तौर पर एक चिट्ठी भेजी थी, और ये बात सच भी है कि वो विदेश में थे उस वक्त पे। लेकिन फिर भी ये बातें हो रही है कि देखिए, जब नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई तो जयंत नहीं गए थे, अब कांग्रेस बैठक बुला रही है तो जयंत जा रहे हैं, और जयंत के अखिलेश के साथ नरम गरम रिश्ते भी लगातार हर दिन हमारे सामने सुर्खियां बनते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि पहला सवाल ये कि क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में जो ये खबरें कयास हम देखते हैं, इनमें कोई दम है? और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि अब ये गठबंधन की तरफ बढ़ेंगे इस दूसरी बैठक में? निश्चित तौर पे मैं पहले दूसरे सवाल का आंसर देना चाहूंगा। तो और ये अब जयंत की ओर से लगभग अभी ऑफिशियली अपने मुंह से तो उन्होंने नहीं कहा इस बात को कैमरे के आगे, लेकिन उन्होंने अपने जो उनके एक तरीके से कहा जाए जो उनके कॉन्फिडेंट वाले नेता हैं या जो उनके करीबी हैं, जिनसे उनकी बात होती रहती लखनऊ और दिल्ली में और पश्चिम यूपी में, जयंत चौधरी ने उनसे बोल दिया। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग भी और तमाम मीडिया चैनल जो है वो कोशिश कर रहे थे उन लोगों के जरिए पता करने की, क्या जयंत चौधरी बीजेपी से कोई गठबंधन करने जा रहे हैं, क्या जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। तो उन लोगों ने भी जयंत चौधरी के सामने सवाल रखा कि कुछ ना कुछ आप स्टैंड अपना क्लियर करिए, वरना तो मीडिया रोज ना रोज कुछ ना कुछ लिखता रहेगा। तो जो जयंत चौधरी के बारे में जो लोग खबर देते हैं या उनसे पार्टी से जुड़ी जो चीजें मार्केट में फ्लोट करते हैं, अब वही लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी बैठक में जा रहे हैं। तो लगभग ये तय हो गया है कि जयंत चौधरी जो है विपक्ष की बैठक का हिस्सा होंगे। तो कहीं अगर जयंत चौधरी वहां होंगे, अखिलेश यादव वहां होंगे, राहुल गांधी वहां होंगे, तो निश्चित तौर पे अलायंस की ओर चीजें बढ़ेंगी। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि
ये इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी भी तय नहीं होगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूला कम से कम यूपी में तो नवंबर दिसंबर से पहले नहीं तय होने वाला। अखिलेश यादव का अगर आप बयान देखें कि जब वो कह रहे हैं कि 40 में रोकना पड़ेगा बीजेपी को, तो 40 में रोकने के लिए फिर और एफर्ट भी करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो ओपन एंडेड आंसर है। वो इस बात को भी संकेत है कि अगर मायावती आ जाए तो हो सकता है और ज्यादा सीटों पर हम रोक दें। तो वो अखिलेश यादव अभी कोई भी ऐसा आंसर डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि मैं बीजेपी को हराऊंगा। उन्होंने हम अभिषेक जी से भी जब मुलाकात हुआ या जब भी क्या नाम है, जो जानकारी हुई अभिषेक जी की पिछले दिनों जब बात हुई थी, और जो पिछले दिनों उन्होंने मीडिया में भी, अगर अखिलेश यादव आपको याद हो तो अभी अयोध्या गए थे, वहां पर भी मीडिया ने उनसे पूछा और भी जगह पर पूछा, तो सब लोगों ने सवाल पूछा कि आपकी क्या रणनीति होगी 2024 को लेके। तो उन्होंने सब जगह यही बात कही कि हमें बीजेपी को हराना है। तो ये, लेकिन उन्होंने कहीं ये बात नहीं कही कि हमें गठबंधन कांग्रेस के साथ बनाना है कि गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ बनाना है। तो ओपन एंडेड आंसर अखिलेश यादव की ओर से दिए जा रहे हैं। कल मैंने बीएसपी के किसी एक वरिष्ठ नेता से बात करी और मैंने पूछा कि क्या बहन जी का क्या स्टैंड इसको लेकर हो सकता है, या आने वाले टाइम में क्या रहेगा, क्यों वो अपना स्टैंड अभी क्लियर नहीं कर रही। तो उनका एक ही लाइन में जवाब था कि आप जनवरी तक रुकें, कुछ भी तस्वीर विपक्षी गठबंधन देखने से पहले। ये एक बीएसपी के एक इंपॉर्टेंट लीडर के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। तो ये बात ये नहीं कह रहे हैं कि वो कि बीएसपी भी अलायंस का हिस्सा हो जाएगी, लेकिन हर कोई अभी भी यूपी के अलायंस को लेकर ओपन एंडेड आंसर दे रहा है। कोई ये खुल के नहीं कह रहा कि यूपी में अलायंस की तस्वीर ये होगी। लेकिन हाँ, बैठक में जब तीन ही लोग शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर अलायंस के मायने ये निकाले जाएंगे कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और कांग्रेस में, और यानी कि राहुल गांधी अगर उसमें होंगे तो आरएलडी सपा और कांग्रेस का अलायंस हो रहा है। तो आज की स्थितियों में तो यही हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी इस तस्वीर को बहुत ही आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और जनवरी में चीजों को, मुझे लगता है कि चीजें बदलेंगी। अभी ये फुल फ्लैश पिक्चर नहीं है, क्योंकि सीटों को लेकर अभी कोई डिवाइड किस तरह से किया जाएगा ये कुछ तय नहीं हो पा रहा है। और अभी भी जयंत चौधरी की पार्टी की के तरफ से जिस तरह से बयान समाजवादी पार्टी के एक सांसद को लेके आए, उस सांसद की ओर से जयंत चौधरी को लेके गए, तो कहीं ना कहीं सीट के बंटवारे में भी ये सब चीजें होंगी। तो ये बैठक इस लिहाज से जरूरी है, इस लिहाज से शायद जरूरी होगी विपक्ष के लिए कि एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बचें। तो इसमें हो सकता है कि हम लोग जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को एक साथ एक ही फ्रेम में देखेंगे। नीरज जी, नमस्ते जी, मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर। जो बैठक बीजेपी करने जा रही है, सॉरी, जो विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है बेंगलोर में, उससे पहले जो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो जो ये सारे समीकरण बन रहे हैं, जैसा कि अभी बात हो रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर दुविधा की स्थिति है, लेकिन ये दुविधा की स्थिति तो खैर बीजेपी के सामने भी है। उसको भी कई जगह पर गठबंधन में जाना है, उसकी भी सीटें क्लियर नहीं है, और ये कहना काफी अर्ली है अभी कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव या जयंत चौधरी अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इनके सामने और दूसरे विकल्प हैं भी क्या? जैसा 2014 और 2019 का प्रदर्शन है इनका, वो कांग्रेस को तो कमजोर बना ही रहा है बीजेपी के सामने, लेकिन क्या सपा और आरएलडी के सामने भी दूसरे कोई विकल्प हैं कि वो गठबंधन के इतर भी कोई राजनीति सोच सके? नहीं, देखिए, बिल्कुल दोनों के पास विकल्प हैं। दोनों के पास तो ना कहें, लेकिन जयंत के पास तो विकल्प हैं। और जयंत के पास दोनों विकल्प हैं। जयंत बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, अगर बीजेपी के साथ नहीं गए, जिसकी संभावना ज्यादा है। तो जिस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस, बसपा और जयंत, ये एक संभावना तो बनी हुई है। इस संभावना को किसी ने अभी तक खारिज नहीं किया है। जयंत ने भी इसको खारिज नहीं किया है, बसपा की तरफ से भी इसे कोई खारिज नहीं किया जा रहा है। सपा के पास बड़ा लिमिटेड ऑप्शन है जो मुझे दिखाई दे, या तो समाजवादी पार्टी पूरे, सपा भी कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन में जाएगी, या 1-to-1 लड़ाई में सबके सब एक हो जाएंगे अगर कोई ऐसा माहौल बनता है, या फिर अगर जयंत तो कांग्रेस और बसपा की अगर का गठबंधन हो गया तो फिर अखिलेश अकेले पड़ गए। लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखिए, अब बीजेपी के खिलाफ अगर किसी एक रीजनल पार्टी का की क्रेडिबिलिटी है कि कोई आदमी, कोई पार्टी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रही है, तो वो समाजवादी पार्टी है। बिहार में आरजेडी है। बाकी जो जितने दल हैं सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी वक्त में कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। सब बीजेपी के साथ किसी न किसी दौर में, वक्त में रहे हैं। तो अखिलेश यादव बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। मुझे लगता जरूर है कि ये जो मीटिंग होगी, इसमें थोड़ी केमिस्ट्री और इन लोगों की बढ़ेगी। ये जरूर है कि अखिलेश और जयंत दोनों थोड़े सहज नहीं है।
हाल के दिनों में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस नहीं किए। मैंने देखा बहुत समय से दोनों एक दूसरे के साथ किसी एक मंच पर नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन शायद ये कांग्रेस का पहला ऐसा मंच होगा, या विपक्षी गठबंधन का पहला ऐसा मंच होगा जहां पर ये दोनों बहुत कई महीनों के बाद एक साथ दिखाई देंगे। हालांकि कहा यह जाता है कि दोनों के बीच में जो है इक्वेशन ठीक है, लेकिन अगर हम अंदर की तरह से देखें तो पार्टियों में दोनों के बीच में असहजता थोड़ी बढ़ी हुई है, और हाल के समय में ये बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में ये जो मीटिंग होगी ये कई मायनों में अहम होगी। एक तो ये भी होगा कि जब तीनों साथ में बैठेंगे, और खासकर जयंत और अखिलेश, तो आपस में जितने असहज रहे हो, कई बार ये होता है कि कॉल कौन करेगा, कॉल कौन लेगा, आपस में बात करने की शुरुआत कौन करेगा, जब तक बहुत जरूरी ना हो तो कोई पहले ही बात क्यों करे। इससे गठबंधन के दौर में बार्गेनिंग पावर कम होती है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें नहीं है, तो जब आमने सामने बैठेंगे दोनों तो कुछ न कुछ और बात इन सबों के बीच आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल अभी भी देखिए एक बना हुआ है कि ये तो ठीक है कि जयंत चौधरी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस तरीके से लगभग 7-8 महीने का वक्त बाकी है चुनाव में, और ये कहा जा रहा है कि गठबंधन तय होते होते अभी दिसंबर जनवरी तक लग जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये भी मुमकिन है कि जो जयंत चौधरी को लेकर के बातें कही जा रही हैं, क्या कहीं आने वाले वक्त में वो तो नहीं हो जाएगा, यानी कहीं वो बीजेपी या एनडीए के साथ तो नहीं चले जाएंगे। तो असहजता इस स्तर पर है कि कोई एक दूसरे पर अभी इस कदर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि हाँ ये गठबंधन हो गया और हम एकदम बिल्कुल साथ चल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के सभी दल इस वक्त केमिस्ट्री बनाने में जुटे हैं, उस जल में बनाने में जुटे हैं कि एक दूसरे पर विश्वास करें कि हम लोग एक साथ लड़ें। लेकिन अभी इस स्तर पर ही बात नहीं पहुंची है कि कौन कौन साथ होंगे। ऐसी स्थिति में ये मीटिंग कम से कम एक स्टेप मैं मानता हूं, हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद से आपस में थोड़े सभी दल सहज हों और आगे की मीटिंग में फिर और ढेर सारी बातें हों। लेकिन इस मीटिंग में बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ब्रेक थ्रू, मुझे तो नहीं लग रहा। देखना होगा कि अखिलेश यादव जब बैठते हैं तो क्या बिल्कुल चुप रहते हैं, या कांग्रेस जब इसको चेयर करेगी तो अखिलेश यादव और अपने कितने पत्ते खोलते हैं। मुझे लग रहा है ये मीटिंग के बाद की एक मीटिंग है, लेकिन गठबंधन के लिहाज से पॉजिटिव नोट पर। जी यूसुफ साहब, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर। हालांकि जो पिछली बैठक पटना वाली थी, सामने जब माइक गया या नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ आप भी कह दीजिए, तो बड़ा संक्षिप्त बोलकर निकल गए थे अखिलेश यादव। बड़ा रोचक ये है कि हम लोग चर्चा लगातार इस बात की कर रहे हैं कि जयंत चौधरी क्या पाला बदल देंगे। जो लगातार ये कवायद चल रही है विपक्षी एकता की, क्या उसको फुस करके जयंत चौधरी निकल जाएंगे। लेकिन जयंत की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं है। इसके उलट अखिलेश यादव जब तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ घूमते मिलते बतियाते बैठते देखे जा रहे हैं, जबकि जो विपक्षी एकता की कवायद है उसमें बीआरएस शामिल नहीं है। उसको निमंत्रण भी पिछले बैठक का नहीं मिला था, और इस बैठक का मिला है कि नहीं मिला अभी ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। तो यूसुफ साहब, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव अभी अपना मूड बना नहीं पाए हैं इस विपक्षी एकता को लेकर? क्योंकि ये तो एक उस कवायद को जिसमें एक नेता है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जिन पर ये आरोप कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी पार्टियों का है कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम करे, अखिलेश यादव उनके साथ गलबहियां करते अगर नजर आ रहे हैं, तस्वीर फोटो आप उनके साथ खिंचा रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि जो विपक्ष का फ्रंट है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव का अपना मन स्पष्ट नहीं है, या अखिलेश यादव के दिमाग में और भी कोई तीसरी तस्वीर चल रही है? ये जो विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद चल रही है, इस कवायद को देख, इससे पहले कई बैठक, मतलब पहली बैठक को अगर आप पटना को पहली बैठक मानते हैं तो उससे पहले जो भी बैठकें हुई हैं इसको लेकर के, चाहे वो दिल्ली में हुई हो या कहीं और हुई हो, ये सिलसिला तो 2 साल से चल रहा है। मतलब ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया था 2021 का चुनाव जीतने के बाद। तो मुझे फारसी की कहावत याद आती है, नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम। इसका मोटे तौर पे मतलब ये है कि लोग बैठे, गुफ्तगू की, बातचीत की और बर्खास्त कर दिया और अगली बैठक फिर तय कर दी। इससे ज्यादा अभी तक कुछ नहीं निकला है। और आर के लक्ष्मण का एक बड़ा चुटीला कार्टून था कि एक मीटिंग से लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के खुशी से चिल्ला रहे हैं कि वाह मीटिंग सफल रही। टाइम तो अभी तक यही चल रहा है।
और ये अपोजिशन एकता होगी कितनी होगी, इसमें बड़े पेच फंसे हुए हैं। और जहां तक अखिलेश यादव का जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, तो मैं तो पहले ही आपसे कहा कि अखिलेश यादव जो है वो अभी कंफ्यूज है इसको लेकर के, और बेसिकली वो अपनी पूरी राजनीतिक दिशा उनकी क्या होगी इस पर भी उनका अभी कोई कोई क्लियर कट कोई फोकस्ड अप्रोच नहीं है। आपने बहुत सही मुद्दा पकड़ा है कि साहब वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ दिख रहे हैं, जो कि अपोजिशन की बैठकों का हिस्सा नहीं है, जबकि वो खुद केसीआर एक बार खुद दिल्ली में अपोजिशन की बैठक आयोजित कर चुके हैं। अब भारतीय परंपरा में हम ये मानते हैं साहब, जो व्यक्ति बैठक बुलाता है वो खुद को नेता मानता है, इसीलिए बैठक बुलाता है। 2021 में ममता बनर्जी ने कोशिश शुरू की, चुनाव जीतने के फौरन बाद दिल्ली में बुलाई और एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि कांग्रेस के बगैर हम कोई एक मोर्चा बना लेंगे। उसके बाद केसीआर भी कूदे, उन्होंने इसीलिए अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति बना, क्योंकि वो आगे चल के खुद एक उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद के, तभी वो भारत राष्ट्र समिति उन्होंने बनाई है। तो उनके साथ अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, ये बात उन्हें समझनी चाहिए। अगर मुलायम सिंह यादव होते तो एक गुंजाइश ये बन सकती थी कि भाई मुलायम सिंह यादव एक उन चेहरों में शामिल हो सकते हैं जो चुनाव के बाद पोस्ट पोल सिनेरियो में जो जिनका नंबर मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए आ सकता है। अखिलेश यादव उस पोजीशन में नहीं है, तो उनको ये अभी तय करना है कि क्या वो मतलब वो बीआरएस के साथ क्यों दिखना चाहते हैं बार बार। ये एक समझ से परे वाली बात है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो दिखनी चाहिए अखिलेश यादव में, वो अभी नहीं दिखती है। तीसरी बात यह है कि अभी जो मीटिंग हो रही है इसमें हमारी सुई आके अटक जाती है, अब सीट शेयरिंग का क्या होगा। तो सीट शेयरिंग जो है वो एक आखिरी चरण है गठबंधन का, पहला चरण नहीं है। पहला चरण तो इतना है कि भाई पहले ये तय हो जाए कि अपोजिशन यूनिटी होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो उसमें कौन कौन से दल शामिल होंगे, क्योंकि सब दल तो हो नहीं सकते। मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं कि बीजेपी के खिलाफ उस तरह का एक मोर्चा नहीं बन सकता है जैसा 1977 में कांग्रेस के खिलाफ बना था, कि सारे अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की सारी गैर कांग्रेसी पार्टियां एक मंच पर आ गई थी और मर्ज कर लिया था, जनता पार्टी बना ली थी। तो बीजेपी के खिलाफ ऐसे किसी मोर्चे की संभावनाएं तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती हैं। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है जो बीजेपी से एक साथ कई राज्यों में लगभग 200 सीटों पर कांग्रेस की बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई है। और राज्य लोकसभा सीटें तो राज्यों में है, मतलब देश में राज्य है, राज्यों में सीटें और राज्यों में सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। और ज्यादातर राज्यों में जो पार्टियां सत्ता में है उनका कांग्रेस के साथ भी 36 का आंकड़ा है, यानी कांग्रेस के मुकाबले। तो वो कांग्रेस के साथ कैसे आएंगे। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ये नहीं चाहती है कि कांग्रेस इतनी मजबूत हो जाए कि आगे चल के वो उसके राज्य में ही सत्ता की दावेदारी करने लगे। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियां हैं कि कांग्रेस जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों को मिला के 42 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों में ही कांग्रेस का सफाया हो चुका है और दोनों ही जगह जो सत्ता में है वो धुर कांग्रेस विरोधी है। बल्कि जगन मोहन रेड्डी जो है वो तो कांग्रेस से निकल कर बने हैं, तो उनसे तब आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि साहब जगन मोहन रेड्डी किसी अपोजिशन कोalition का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसी तरह से केसीआर भी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकता। जनता दल है, बिजू जनता दल के साथ भी यही है, जा सकता है। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ तब तक नहीं जा सकती जब तक कि कांग्रेस तो ये कांग्रेस के जो इंटरनल कंफ्यूजन है ये इतने जबरदस्त है कि जब किसी भी विपक्ष अपोजिशन की एकता में सबसे बड़ा रोड़ा है ये। कांग्रेस डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि साहब उसे लेफ्ट के साथ जाना है कि ममता के साथ जाना है। उत्तर प्रदेश में हम पिछले 3 दशक से देख रहे हैं कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि उसे कांग्रेस बीएसपी के साथ जाना है या उसे समाजवादी पार्टी के साथ जाना है, उसका नेचुरल एलाइज कौन है। तीसरी बात यह है कि साहब ये जो उत्तर प्रदेश में जो सत्ता के दावेदार रहे हैं विधानसभा में, इन्हें खुद कांग्रेस से डर लगता है, कोई कांग्रेस का ही वोट लेकर के अल्टीमेटली इन्होंने अपना वजूद बनाया है। तो इनमें से कोई एक कांग्रेस के साथ जाएगा तो दूसरा बीजेपी के साथ चला जाए। तो ये बड़ी उलझन भरी चीजें हैं, इसीलिए नीतीश कुमार ने कमान संभाली है। नीतीश कुमार शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराना जनता परिवार है, क्योंकि इस मामले में नीतीश कुमार माहिर है और वो मैं मानता हूँ राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो 1999 में जब जनता दल ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था, उस वक्त समता पार्टी हुआ करती थी और नीतीश कुमार समता पार्टी में थे, जॉर्ज फर्नांडिस उसके अध्यक्ष थे। तब इन्होंने डिसाइड किया था कि साहब हम अपनी समता पार्टी को खत्म कर देंगे, जनता दल में मर्ज कर देंगे और जनता दल बीजेपी के साथ अलाइन करेगा। तो इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि अपनी पार्टी को खत्म किया, जनता दल यूनाइटेड बनाया
सिंबल भी बदल दिया, उस सिंबल पे नया चौरा रोड़ा। तो नीतीश कुमार शायद ये कोशिश कर रहे हैं साहब, जो जनता दल वाले जो पुराने घटक हैं हमारे, उनको लाया जाए और एक अलग वैसा मोर्चा बनाया जाए जिससे जिसकी सीटों के आधार पर कांग्रेस के साथ पोस्ट पोल सिनेरियो में एक बार्गेनिंग की जा सके। और उन्हें ये भी उम्मीद है कि साहब उन्हें कांग्रेस जो है वो संयोजक बना देगी जॉर्ज फर्नांडिस की तरह। लेकिन इसमें भी कई पेश फंसे हुए हैं, क्योंकि जो एनडीए था गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने का, उसके संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस थे और वो पूरा मैनेज करते थे। लेकिन जब यूपीए था, यूपीए की 2 बार सरकार रही, 10 साल सरकार रही, यूपीए का कोई संयोजक नहीं था, यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। लेकिन यूसुफ भाई, एक छोटा सा नुक्ता लगाना चाहता हूं यहाँ पे कि जब भी हम 3 दशकों की बात करते हैं तो रुक जाती है कि इतना बड़ा अस्तित्व का सवाल पिछले 3 दशकों में पार्टियों के सामने नहीं था। कब सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी, कब राहुल गांधी सीबीआई के मुख्यालय में गए थे, कब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी, कब इस तरीके से तमाम लोगों को जेल जाने के डर सता रहे थे। इस बार तो अस्तित्व का सवाल है ना। यहां आकर शायद वो कहते हैं ना कि जब नाव डूबती है तो नाव में बैठे हुए दुश्मन भी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो इस बार तो वो उस चश्मे से देखा जा रहा है ना सारी एकता को। ने कही कि उस चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन उस चश्मे से देखने के बावजूद गंभीरता जो होनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिखती है। जैसे कल एक कांग्रेस के नेता से मुलाकात हुई कांग्रेस दफ्तर में, तो मैंने उनसे पूछा कि साहब क्या हो रहा है, तो उन्होंने बड़े कैजुअली जवाब दिया कि इंतजार हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा साहब इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वालों से छूट जाता है। तो उनके पास जवाब नहीं था। अब ये देखिए कि एक तरफ बीजेपी कोशिश कर रही है कि साहब उसका जो बिखरा हुआ एनडीए है वो उसे दोबारा से रेस्टोर करे और नए दल घटाए जाएं, और अगर नए दल नहीं आ रहे तो सब पुराने दलों को तोड़ के उसमें से हिस्सा ले लिया जाए। उस महाराष्ट्र में हमने देखा। उसके बरक्स अगर आप देखें तो कांग्रेस की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें बहुत पीछे नजर आती हैं। मैं बहुत इस पर एक सवाल और लेते हैं सर, आगे इस पर कि विपक्षी एकता की कवायद की दिशा में जाएगी। मैं प्रशांत जी से भी एक सवाल लेता हूं। उससे पहले चूंकि हम लोग यूट्यूब पर लाइव हैं, हमने अपने पोल पूछा है यूट्यूब पर, हमने पूछा है कि क्या एक साथ आएंगे अखिलेश, राहुल, जयंत, हाँ या ना में जवाब देना है। और जैसा कि परिपाटी है कि जब नीरज जी इस डिबेट को खत्म करेंगे तो इसका रिजल्ट बताएंगे। प्रशांत भाई, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि विपक्षी एकता में वो मतलब कवायद में अभी उस तरह की गंभीरता नजर नहीं आ रही है, और जो अंतर विरोध हैं पॉलिटिकल पार्टियों के आपसी जो बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वही सवाल जो यूसुफ जी से मैंने पूछा था वही मैं आपसे ले रहा हूं कि अखिलेश यादव, चूंकि ये हम लोग जो ये बात कह रहे हैं ना कि 2024 में अखिलेश यादव विपक्ष के एक सबसे बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बात हम लोग 2022 के उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर कह रहे हैं। लेकिन 2024 का तो चुनाव लोकसभा का चुनाव है ना। अगर अखिलेश यादव इस तरह की दुविधाजनक स्थिति में रहेंगे कि वो बीआरएस के भी साथ हैं, कांग्रेस के भी साथ हैं, जयंत के भी साथ हैं, नीतीश के भी साथ हैं, तो सबके साथ तो अखिलेश नहीं हो सकते हैं ना। फिर तो ये एक सही सियासी तस्वीर नहीं बन पा रही है। तो वैसी स्थिति में 2024 में क्या अखिलेश यादव ही विपक्ष का चेहरा हो पाएंगे, या जैसा कि अक्सर होता है कि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस खुद ब खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आती है, चाहे वो विपक्ष की बात हो चाहे वो सत्ता पक्ष में जब रही हो। तो क्या ऐसा भी आप देख पा रहे हैं बतौर रिपोर्टर, चूंकि आप लोग पूरा प्रदेश घूमते हैं, नेताओं से बातचीत करते हैं, तो क्या आप ऐसा भी देख पा रहे हैं कि कहीं वो 2009 का मोमेंट भी हो सकता है जब कांग्रेस ही लीड करती नजर आए और दूसरे तरह के जयंत चौधरी, मायावती, इस तरह की कवायद शुरू हो जाए उत्तर प्रदेश में? संभावनाएं तो निश्चित तौर पे अमीश जी बहुत हैं, लेकिन 2009 का जो मूवमेंट आप बता रहे हैं वो मूवमेंट आया था 2004 के बाद। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, 2009 में किसान जो क्या नाम है कर्जा माफी हुई और तमाम जो उस समय का नैरेटिव था, उस टाइम पे बीजेपी भी इतनी मजबूत नहीं थी, तो उसके बाद वो 2009 जैसा मूवमेंट क्रिएट हुआ है ना। आज हम लोग 2024 में ये आप बात कर रहे हैं प्री मोदी एरा की। उस टाइम पे मोदी नेशनल पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नहीं थे। जब से नरेंद्र मोदी 14 में प्रधानमंत्री बने और अमित शाह के हाथ में पार्टी कमान आई, पार्टी के पैटर्न में काम करने के तरीके में बहुत फर्क आ गया और वो दिख भी रहा है। और विपक्ष भी जिस तरीके से एकजुट होना चाहिए वो नहीं था। हालांकि अगर आप इसको 2019 की तुलना में करेंगे तो मुझे लगता है कि 2019 की तुलना में 2024 में विपक्ष ज्यादा सेंसिबल दिख रहा है।
ज्यादा सेंसिबल मूव विपक्ष का 2019 की तुलना में दिख रहा है। 19 में एक तो पहली बात है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस विपक्ष के अंदर ये नहीं दिख रहा था कि वो मोदी सरकार को हटा ही देंगे। और दूसरी बात है, 2019 में सिनेरियो भी बहुत अलग था। अभी हालांकि उस टाइम पे जो नैरेटिव बना वो अलग है, लेकिन 24 में अब विपक्ष को शायद ये एहसास हो गया है कि अगर इस मौके पर चूक गए तो शायद आने वाले टाइम में इस तरह का मौका दोबारा नहीं आएगा। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने प्रवक्ताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने ये बात बोल भी थी, क्योंकि वो बैठक थी कि 24 को लेकर किस तरीके से सोशल मीडिया का कंटेंट होना चाहिए। उस बैठक में कई प्रवक्ता आए हुए थे और सोशल मीडिया से जुड़े लोग आए थे उस बैठक में, सोशल मीडिया यूट्यूबर्स भी आए थे उस बैठक में। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी नहीं चूकना है, मतलब आपकी अगर चूक गए तो फिर आप सोच ही लीजिए आगे क्या होगा। तो इस तरह की बातें गाहे बगाए और भी विपक्षी दल के नेता इस तरह कहते हैं कि 24 में नहीं चूकना है। तो मुझे लगता है 19 की तुलना में अगर मैं देखता हूं जब, तो 24 मुझे विपक्ष की तैयारी या प्लानिंग थोड़ा सा जो है वो बेहतर दिखती है। हालांकि वो आपकी बात ठीक है कि अखिलेश और मायावती को कांग्रेस अलग करके खुद अकेले लड़ गए सारी सीटें 2009 की तरह, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है। कांग्रेस अलग तभी जाएगी जब सपा बसपा का अगर अलायंस हो जाए आखिरी में, और सपा बसपा कांग्रेस के लिए सिर्फ रायबरेली अमेठी ही छोड़ रही हूँ। उस स्थिति में कांग्रेस 80 की 80 सीटों पर लड़ने की सोच सकती है। लेकिन आज की स्थिति में, क्योंकि कांग्रेस द्वारा ही बैठक बुलाई जा रही है कर्नाटका में जो होने वाली है, उसमें अखिलेश यादव जा रहे हैं, जयंत चौधरी जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे भी कांग्रेस जहां कांग्रेस की जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां पर बैठ के होंगी। शिमला में इस बार नहीं हो रही तो अगली बार होगी, या जब भी हो। तो जब कांग्रेस की बैठक में अखिलेश यादव आ रहे हैं, जयंत चौधरी आ रहे हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता होते हुए दिख रहा है फिलहाल कि कांग्रेस इनको अलग कर दे। वो सब सीट शेयरिंग फॉर्मूला के समय डिसाइड होगा कि किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना। लेकिन आज की स्थिति में मैं कांग्रेस को सपा आरएलडी से अलग नहीं देख रहा हूं। तो मैं उस बात से तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि अब पूरी कोशिश ये करी जा रही है कि बीजेपी को कैसा हराया जाए। जो कुल मिला के लग रहा है, वो कहीं ना कहीं ये कंसेंट बनाने की कोशिश ये की जा रही है, देयर शुड बी अ सिंगल कैंडिडेट अगेंस्ट बीजेपी। हर राज्य में इस तरह की नौबत लाई जाए। यूपी में क्योंकि मायावती का अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी पार्टियां जहां पर भी जो पार्टियां विपक्ष में हैं, सबसे एक ही उम्मीदवार खड़ा हो, पूरी पूरी कोशिश इस बात पर करी जा रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष की बैठक का फॉर्मूला यही निकालने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने पिछली बैठक में जो शामिल हुए और उनके साथ जो लोग गए, उन नेताओं से भी मेरी बात हुई, और जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं तो उनके भी करीबी नेताओं से बात हुई। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो निकलेगा, वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द निकलेगा कि देयर शुड बी अ सिंगल कैंडिडेट अगेंस्ट बीजेपी इन एवरी स्टेट बाय अपोजिशन पार्टी। इसके लेकर ही सारा कुछ चीजें कही जा रही हैं। किस सीट पे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये फाइट का विषय इंटरनल पार्टियों के बीच हो सकता है। लेकिन जो ये बैठक हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश हो रही है। अब अगर हम लोग सवाल उठाएं कि भाई मुजफ्फरनगर सीट को लेकर सपा आरएलडी के बीच बवाल है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बैठक में वो आप डिस्कस होगा। वो चीज सपा आरएलडी को आपस में बैठ के निर्णय लेना होगा। लेकिन इस बैठक का कहीं ना कहीं एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ी लाइन खींचने का है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल एक हो जाएं। अमीश जी बिल्कुल कुमार, यही सवाल जो अमीश ने प्रशांत से पूछा था कि क्योंकि हम संभावनाओं अखिलेश यादव अगर कंफ्यूज दिखते हैं, यानी कि वो जाकर तेलंगाना में केसीआर से मिल रहे हैं, जो विपक्षी एकता की बैठक में आए नहीं थे, वो मुंबई जाते हैं तो शरद पवार से नहीं मिलते हैं, जो कि विपक्षी एकता का एक बड़ा सूत्रधार है। तो ऐसी सूरत में अगर वो कंफ्यूज दिख रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या आने वाले दिनों में माइनस अखिलेश यादव विपक्ष का कोई गठबंधन यूपी में बनता हुआ आपको दिखता है क्या? देखिए नीरज, मैं इसे कंफ्यूज अखिलेश यादव नहीं मानता। मेरा मानना है कि अखिलेश यादव बिल्कुल समझ बूझ करके उन्होंने ये कदम उठाया है कि वो जाकर के केसीआर से मिले हैं। अगर आप अखिलेश यादव का रुख देखें 2017 विधानसभा के बाद से, 2017 विधानसभा के बाद से कभी भी वो प्रो कांग्रेस नहीं रहे। आप याद करिए, मुलायम जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तब मुलायम सिंह ने इसे बहुत बड़ी भूल करा दिया था। ये अखिलेश यादव की बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव को ये लगता है कि कांग्रेस के साथ लाने का मतलब है कि आने वाले वक्त में, कल को कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो सबसे पहले वोट के तौर पर सबसे पहले अगर किसी का नुकसान होगा तो उनका होगा। और ये फैक्ट भी है कि अगर आज मुस्लिम वोट अखिलेश यादव से खिसकता है, कांग्रेस की तरफ जाता है, तो फिर अखिलेश यादव के वोट बैंक में बचता क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव, अगर आप देखें उनके रुख को, तो जब 17 का चुनाव खत्म हुआ और बीजेपी जीत करके अच्छे से आ गई, तो गठबंधन खत्म भी अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से किया। भाई कांग्रेस के साथ अब आगे नहीं चलना है,
उसके बाद 19 का चुनाव देखिए, 19 के चुनाव में इन लोगों ने सबको साथ रखा, कांग्रेस को बाहर रखा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आप इस 22 के चुनाव को देख लीजिए, 22 के चुनाव में भी जयंत और अखिलेश साथ आए, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं साथ साथ रखा। तो अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी को एकदम से बराबर का साझेदार या इस तरीके से लेकर के चला जाए, और ये बात मायावती भी नहीं चाहती कि कांग्रेस को साथ लेकर के, क्योंकि दोनों को खतरा है कि अगर कांग्रेस बढ़ी तो सबसे पहले इन दोनों के लिए ही नुकसान होगा। लेकिन अभी एक मजबूरी के तौर पर उभर रहा है, एक दबाव होता है, एक दबाव पॉलिटिकल दबाव होता है जो पॉलिटिकल पार्टियों का उन पर होगा, एक सामाजिक दबाव होगा जो उनके वोट बैंक का दबाव उन पर पड़ता है कि भाई आप बार बार अकेले क्यों लड़ रहे हो, आप कांग्रेस को क्यों नहीं साथ ले रहे हो, हम वोट देने को तैयार हैं। हराने की बात जहां होती है कि भाई बीजेपी को हराना है, तो भाई अखिलेश यादव का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हाँ बीजेपी को हराना है। लेकिन 24 में अखिलेश यादव का क्या स्टेक पर है? अखिलेश यादव तो कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव जीत के भी आएंगे या जीत कर भी ज्यादा जीत करके भी लाएंगे तो किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसमें ही मदद करेंगे ना। तो मुझे लगता है कि एक बीजेपी को हराने की मंशा तो रखते हैं, बीजेपी को हराने का सीरियसनेस भी रखते हैं, लेकिन अगर इस बहाने कांग्रेस मजबूत हो जाए तो मुझे लगता है वहां पर अखिलेश के पांव थोड़े ठिठक जाते हैं। वो निश्चित तौर पर उन्होंने किसी वजह से, जिसे आप कंफ्यूजन कह रहे हैं, या वो जाकर के केसीआर से मिल लिए, वो महाराष्ट्र चले गए, पटना में भी गए तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उनका नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर मैं इसे कंफ्यूजन नहीं मानता। मेरा मानना है कि कांग्रेस को लेकर के अखिलेश यादव के बहुत सारे रिजर्वेशन है और उन रिजर्वेशन को कांग्रेस यादव बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती, पूरी तरीके से हटा नहीं सकती। दोनों अपनी अपनी ताकत से लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि उसे एक साइजेबल सीट दी जाए, उसे एक सम्मानजनक सीटें मिले, और अखिलेश यादव निश्चित तौर पर यह नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को इतनी सीटें दी जाए कि कल हो और फिर जब उनका चुनाव आए तब फिर बार्गेनिंग पावर उनके पास कम हो जाए। तो कंफ्यूजन से कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की एक स्ट्रेटजी है कि बीजेपी को हराने की भरसक कोशिश की जाए, लेकिन उस बहाने ऐसा ना हो कि कांग्रेस को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो उनके लिए वो नुकसानदायक हो जाए। कांग्रेस पार्टी का तो समझ में आता है, कांग्रेस पार्टी देश भर में बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है। उसको लगता है कि कांग्रेस को रोक देना है, बीजेपी को रोकना है, इसके लिए उसकी अपनी कोशिशें भी हैं। लेकिन क्या यही बात अखिलेश यादव के लिए है कि हाँ पूरे देश भर में बीजेपी को रोक दो? उनके लिए प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश है। और मेरा मानना है कि कंफ्यूजन से कहीं ज्यादा अखिलेश यादव अपना पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि मुझे देख लो, मुझे समझ लो, मैं सिर्फ एंटी बीजेपी भी नहीं हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ भी थोड़ा बहुत हूं। मुझे कांग्रेस से पूरी तरीके से मैं कांग्रेस को अपना नहीं सकता, मुझे अपनी पॉलिटिक्स करनी है, और उस पॉलिटिक्स में कोई दाग न लगे, कोई ये ना कहे कि अखिलेश यादव की वजह से बीजेपी जीत गई। उतना तक तो वो गठबंधन के साथ जाएंगे, उतना तक वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इस बहाने मजबूत हो जाए और वो पूरी तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट कर दे, मुझे ये नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, काफी अहम बात है। यूसुफ भाई, जो बात कुमार अभिषेक कांग्रेस को मजबूत करना नहीं चाहेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि आखिरकार उन्हें लोकसभा चुनाव भी तो लड़ना, और माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव भी आगे जाके लड़ना ही है। तो वही सवाल जो मैंने कुमार अभिषेक से किया था कि क्या आपको माइनस अखिलेश भी कोई विपक्ष का गठबंधन बनता हुआ नजर आता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन अभी एग्जिस्टिंग है उसमें सिर्फ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इन दोनों का गठबंधन अभी तक है, और ये आगे रहेगा नहीं रहेगा इसको लेकर भी संशय के बादल छाए हुए हैं। और जयंत को लेकर के चर्चा लगातार चली रही है, आप दिखे रहे हैं। उन्होंने लिखा ट्विटर में, खीर ही अगर चावल ही खाना तो खीर क्यों ना खाया जाए। खीर खाने का मतलब खुद समझ ही रहे हैं क्या मतलब है, खीर को खाना चाहते हैं, तो वो चीज है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा, जैसे अभिषेक ने बहुत विस्तार से समझाया कि भाई अखिलेश क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। तो अपने मामले में वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन केंद्र की राजनीति को लेकर के वो कंफ्यूज है। ये मैं फिर ये बात कहूंगा, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें 2024 में तो कांग्रेस को मदद करनी पड़ेगी। कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच इसी पॉइंट पे एक समझौता हो सकता है। जैसे कांग्रेस ने जिन राज्यों में कांग्रेस खत्म हो गई है, उन राज्यों में कांग्रेस ने एक फॉर्मूला निकाला था कि भाई हम कांग्रेस को बेसिकली करनी है केंद्र की राजनीति।
केंद्र की राजनीति में कांग्रेस चाहती है हमारे पास केंद्र की सत्ता रहे, तो वो वहां जैसे तमिलनाडु में लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ती है और विधानसभा में कम सीटों पर लड़ती है। यानी विधानसभा कांग्रेस ने डीएमके के लिए छोड़ी हुई है और केंद्र में वो अपनी राजनीति करती है, जब से उनके बीच समझौता हुआ है। उससे पहले भी रहा है, बीच में नहीं भी रहा है। तो ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और अखिलेश के बीच हो सकता है कि कांग्रेस इसके लिए राजी हो जाएगा, ठीक है हम अपने आप को उतना मजबूत नहीं करेंगे कि हम आपकी प्रदेश की सत्ता पर भी हम अपनी दावेदारी ठोकें, तो प्रदेश आप संभालिए और केंद्र में आप हमें मजबूत करिए। तो ये एक पॉइंट बनता है। और अगर अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि साहब मुसलमान जो है जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा वोट मुसलमानों ने दिया, तो लोकसभा में भी वो अखिलेश यादव को एक तरफा वोट देंगे, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। फिर मुझे लगता है कि साहब जमीन पर उनका फिर कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मन जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के एकदम अलग तरह से सोच रहा है। और नीरज भाई मैं आपको बता दूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से लगभग मुस्लिम समाज के बीच इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि भाई लोकसभा चुनाव में चूंकि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई बड़ा स्टेक नहीं होता है और ऐसे में बड़ी पार्टी कांग्रेस है जो बीजेपी को कई राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी के साथ मुकाबले में है, और केंद्र में अगर सरकार बनेगी तो कांग्रेस का उसके अंदर एक बड़ा शेयर होगा। तो लिहाजा कांग्रेस में लोकसभा का चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट किया जाए, और जब विधानसभा के चुनाव आए तो जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसको देखा जाए कि उसको दिया जाए। तो अगर ये चीज चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के मुसलमानों के मन में, तो आप यकीन जानिए कि उत्तर प्रदेश में फिर कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिलेगा। वो कितने सीटों पर जीतेगी या कितनी सीटें जीत पाएगी एक अलग बात है, वोट मिलना एक अलग बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए मुसलमान एक तरफा वोट अखिलेश यादव को देते हैं और अखिलेश यादव 15-20 सीटें जीत भी जाते हैं, उससे ज्यादा सीटें जीतने की तो संभावना नहीं लगती है, तो उन सीटों को लेकर के वो करेंगे क्या? न बीजेपी के साथ मोदी सरकार में शामिल हो सकते हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस के साथ गठबंधन उनका नहीं होता है तो न वहां शामिल हो सकते हैं। 2004 वाले उनके सामने हालात आ जाएंगे। तो ये चीजें वोटर सोच रहा है अपने लेवल पर कि भाई अगर बीजेपी को हराना है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो वो मुस्लिम मन जो मैं आपको बता रहा हूं वो यही कहता है कि बड़ा लोकसभा में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, और ऐसे में क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। तो अगर क्षेत्रीय दलों को उसमें अपना वोट बचाना है तो उन्हें कांग्रेस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मजबूरी भी है। गठबंधन जितना जरूरी है उससे ज्यादा गठबंधन की मजबूरी है इन लोगों के साथ। प्रशांत, हम लगातार कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी खेमे में क्या चल रहा है। बीजेपी के पास भी तो वरुण गांधी की शक्ल में एक सरदर्दी है, ब्रिजभूषण सिंह की शक्ल में एक सरदर्दी है, गठबंधन दलों में भी कभी कभी ऊंचे नीचे सुर दिखाई देते हैं। तो बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? या सब बीजेपी अभी देख रही है कि भैया इन्हें खेल लेने दो, उसके बाद हम देखेंगे अपना खेल? देखिए, बीजेपी के अपने दो बड़े नेताओं के अगर बयान देखें पिछले दिनों, एक संजीव बालियान का और दूसरा भूपेंद्र चौधरी का, उन्होंने पिछले 3 दिनों में, पिछले 2 दिनों में 2 बयान आए। एक तो ये कि जयंत चौधरी अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है ना। बालियान ने भी उन्होंने ये क्लियर किया कि अगर जयंत चौधरी आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे और उनको फैसला लेना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में भी ये बात है कि जो अगर ये बात तो बीजेपी भी समझ रही है कि जनवरी में अगर बाई चांस, अभी तो नहीं लग रहा कि अभी तो लग रहा है सपा आरएलडी और कांग्रेस का अलायंस होगा, अगर बाई चांस मायावती भी इसमें आ जाती तो ये अलायंस फिर ठीक ठाक चुनौती दे देगा। और इस बात को बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने पिछले दिनों ऑफ रिकॉर्ड इस बात को बोला भी, अगर ग्रैंड अलायंस होता है तो हम 20 से 25 सीटें हमारी खतरे में आ जाएंगी, है ना। तो ऐसे में बीजेपी भी चाहेगी कि किसी तरह इसको ब्रेक किया जाए। तो ब्रेक करने में सबसे सॉफ्ट टारगेट अभी उनको लग रहा है इस समय है जयंत चौधरी को इधर लाना, और जयंत चौधरी को लेके इस तरह से पॉजिटिव बयान अब उनके नेताओं के आने लग गए हैं। वहीं दूसरी बात, जब कांग्रेस और सपा अटैक करती है बीएसपी पर तो कहती है कि बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं दूसरी बात, एक और बात है कि बीजेपी के नेता भी मायावती पर अक्सर सॉफ्ट रहते हैं, कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते हैं जैसे सपा और कांग्रेस के नेता मायावती को लेकर बयान देते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि मायावती अलग लड़े, जयंत ना शामिल हो इस गठबंधन में, और कांग्रेस सपा का गठबंधन हो भी जाए तो कुछ मैटर नहीं करता, 17 में भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी निश्चित तौर पे ग्रैंड अलायंस को यहाँ पर फॉर्म होते हुए नहीं दिखना चाहती। हालांकि ग्रैंड अलायंस होगा तो बीजेपी यही बोलेगा कि सारे चोर एक हो गए, सारा विपक्ष एक हो गया, मैं ईमानदार हूँ, और इस तरह की बात, इस तरह के नैरेटिव पे काम करेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी यही कोशिश करेगी कि विपक्षी एकता ना हो पाए। अब चाहे महाराष्ट्र में अब जो हुआ, कहीं ना कहीं उसका असर तो पूरे देश में मैसेजिंग गई कि पार्टी तोड़ दी जाएगी या इस तरह का पार्टी टूट सकती है किसी की। अब बिहार को लेकर चर्चा होने लगे कहीं बिहार में ना ऐसा हो जाए,
कि कांग्रेस और जेडीयू के विधायक बागी हो जाए। हालांकि कुछ ऐसा ऑफिशियल तो अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पे चाहेगी कि विपक्षी एकता ना हो, और इसी तहत वो स्ट्रेटेजिकली बयान भी देगी कल को। जैसे कि कल हम बैठक में थे, कल हम लोग चर्चा में ही थे 5 बजे की, तो उसमें अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। तो वो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि अब तो इस तरह की भी खबरें आएंगी कि ये नाराज होकर निकला बैठक से, ये हाथ मिलाते हुए निकला, ये बिना हाथ मिलाए निकल आया, इसने साथ फोटो नहीं खिंचाया। तो कहीं ना कहीं वो बात, उस बात को हल्के पर उसमें मजाक के अंदाज में कह रहे थे, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं ठीक भी है कि बीजेपी भी इस चीज को प्रोपोगेट करेगी। अगर आने वाले टाइम में हम जयंत, अखिलेश और राहुल की तस्वीर एक साथ नहीं देखेंगी, तो बीजेपी उसकी तरफ से शायद ये बयान आएगा इस तरह की, भाई दिल तो मिल गए लेकिन गले नहीं मिले, या बैठक में आ गए, या तो ये तो एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे वो करेगी ही करेगी। लेकिन हाँ, जो आपने पूछा कि बीजेपी क्या कर रही है इन दिनों, बीजेपी तो देखिए 24 घंटे वो लोग अपने वर्किंग मोड में रहते ही हैं। वो पार्टी के प्रोग्राम दिए गए, सारे मंत्री अपना घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो तो अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष को कैसे डिस्टर्ब करना है, या क्या बयान देने, या सोशल मीडिया पे कैसे नैरेटिव बनाना है, इस पर भी बीजेपी का फोकस है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा एक चीज और बीजेपी में मुझे यहाँ पर चेंज दिखा है। कर्नाटक की हार के बाद से बीजेपी की ओर से डिजिटल पर फोकस भी तेजी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि उन्हें लगा ये सोशल मीडिया एक नैरेटिव बना सकता है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि विपक्षी दलों से जुड़े कार्टून, विपक्षी दलों से जुड़े स्लोगन हमें सोशल मीडिया पर भी बीजेपी काउंटर करते हुए दिखेगी। बिल्कुल। तो न सिर्फ विपक्ष उत्तर प्रदेश में जो है वो लगातार बन रही है, और वहां पर भी सब कुछ ठीक हो, सब कुछ मौसम गुलाबी हो, ऐसा अभी हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। वैसे हम लोगों ने चूंकि लगातार बात की कि कौन प्लेयर है, कौन नहीं है, किसी के पास कितने सांसद हैं, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि भारतीय राजनीति की ये बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर सिर्फ 46 सांसद वाले देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश के, और विधानसभा में तो मधु कोड़ा जो एक इंडिपेंडेंट विधायक थे, अकेले विधायक थे, वो सीएम बन गए थे क्योंकि किंग मेकर हो गए थे। तो ये बहुत चुनावों के बाद, नतीजों के बाद तो बहुत ऊंच नीच और खेल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो खेल चल रहा है उस पर लगातार यूपी तक की निगाह बनी हुई है। हम उत्तर प्रदेश की लगातार तमाम राजनीतिक गतिविधियों से आपको वाकिफ करवाते रहेंगे। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यूसुफ अंसारी, कुमार अभिषेक, प्रशांत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।